नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, पीएमएस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड मतलब एक ऐसा फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक ही टाइप के फंड में पैसा निवेश करते हैं। जैसे कि कोई लार्ज कैप फंड है, ठीक है, उसमें मैंने भी पैसा निवेश किया, आपने भी पैसा निवेश किया और बहुत सारे इन्वेस्टर लोगों ने उसमें पैसा निवेश किया। तो एक ही टाइप का फंड है, एक ही फंड है, बट उसमें बहुत सारे लोग पैसा निवेश कर रहे हैं, उसे ही बोला जाता है म्यूचुअल फंड। और जनरली म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हमारा पैसा जो है कि वो फंड मैनेजर के पास में जाता है, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में जाता है, और वो हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और वहाँ पे जो रिटर्न बनता है वो हमें फिर मिलता है रिटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा म्यूचुअल फंड का निवेश होता है। दूसरी तरफ जो पीएमएस होता है, पीएमएस का फुल फॉर्म है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अब ये जो पीएमएस में जो पोर्टफोलियो होता है क्लाइंट का, वो एक नहीं होता है, वो कॉमन नहीं होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो होता है वो कॉमन होता है, सभी इन्वेस्टर लोगों के लिए कॉमन पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड में। बट पीएमएस में ऐसा नहीं होता। पीएमएस में हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हर एक से अलग हो सकता है। मान लो पीएमएस में मैंने भी पैसा निवेश किया, आपने भी पैसा निवेश किए, भले ही वो एक ही ब्रोकर के पास में पीएमएस क्यों ना हो, एक ही ब्रोकर के पास में पीएमएस हम दोनों का है, आपका भी है मेरा भी है। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो रहेगा आपसे अलग रहेगा, आपका जो पोर्टफोलियो मेरे से अलग रहेगा। ये जो पोर्टफोलियो इसमें बनता है पीएमएस में, वो इन्वेस्टर की नीड और इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। इन्वेस्टर को कितना रिटर्न चाहिए, कितना रिस्क इन्वेस्टर ले सकता है, उस हिसाब से पीएमएस में पोर्टफोलियो क्लाइंट का बनता है। अगर मैंने पीएमएस के जो फंड मैनेजर हैं उनको मैंने ये बोल रखा हो कि मुझे हायर रिटर्न चाहिए, मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, भले ही मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसे में जो फंड मैनेजर रहेगा पीएमएस का वो मेरे लिए ऐसा पोर्टफोलियो बनाएगा जिसमें स्मॉल कैप वाले शेयर ज़्यादा रहेंगे, मिड कैप वाले ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, लार्ज कैप कम रहेंगे, क्योंकि उसे रिटर्न ज़्यादा बनाकर देना है मुझे, और मैंने तो बोल रखा हो कि मुझे रिस्क भी लेना है। तो वो इस तरीके का पोर्टफोलियो मेरा बना सकता है। और आपने अगर पीएमएस के फंड मैनेजर को ये बोल के रखा है कि मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, भले ही मुझे रिटर्न कम मिला चलेगा, तो वैसे में वो आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम शेयर लार्ज कैप वाले रखेगा, कुछ बॉन्ड रखेगा। तो इस तरीके का पोर्टफोलियो वो आपका बनाएगा। तो हर एक इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है पीएमएस के केस में वो अलग अलग हो सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो होता है, एक कॉमन पोर्टफोलियो होता है सभी इन्वेस्टर लोगों के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब 500 रुपये की एसआईपी भी आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। इतना मिनिमम निवेश के साथ में आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर सकते हो। बट पीएमएस के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। पीएमएस में जो मिनिमम जो है वो है 25 लाख रुपए। मिनिमम आपको 25 लाख रुपए निवेश करना पड़ता है पीएमएस में। तो इससे तो एक बात साफ हो रही है कि पीएमएस हर किसी के लिए नहीं है। ये नॉर्मली एचएनआई जो लोग होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वही लोग पीएमएस में पैसा डालते हैं। अब एक साथ में 25 लाख रुपए देने की बात है तो हर कोई तो ये दे नहीं पाएगा, ठीक है। जो बड़े निवेशक है वही दे पाते हैं, ठीक है, वही लोग जनरली पीएमएस में पैसा निवेश करते हैं। और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड तो 500 रुपये से भी शुरू हो सकता है, तो वहाँ पे हर कोई पैसा निवेश कर सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट है पीएमएस में निवेश करना, तो मिनिमम 25 लाख रुपए आपको डालना पड़ेगा, एक साथ डालना पड़ेगा वो भी। और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड तो आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना है तो आपको डिमैट अकाउंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। विदाउट डिमैट अकाउंट आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। बट दूसरी तरफ पीएमएस में अगर आपको पैसा निवेश करना है तो डिमैट अकाउंट आपके पास में होना जरूरी है। विदाउट डिमैट अकाउंट आप पीएमएस में पैसा निवेश नहीं कर सकते। तो अगर आपको पीएमएस में पैसा निवेश करना है तो आपके पास डिमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए, दोनों अकाउंट चाहिए, तभी आप पीएमएस में पैसा निवेश कर पाते हो। क्योंकि जो पीएमएस में जो पैसा निवेश होता है वो आप ही के डिमैट अकाउंट में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। सारा कुछ आपको दिखता है आपके अकाउंट में क्या हो रहा है, बट वो फंड मैनेजर करता है, आप नहीं करते हो, क्योंकि आपने कंट्रोल फंड मैनेजर के पास में दे चुके होते हैं जब आप पीएमएस में पैसा निवेश कर रहे हो। तो दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में डिमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। डिमैट अकाउंट में भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो, मतलब ऑनलाइन म्यूचुअल फंड ले सकते हो जो कि आपके डिमैट अकाउंट में रहेंगे। डिमैट अकाउंट में आप होल्ड करके रख सकते हो म्यूचुअल फंड को। बट अगर आपके पास में डिमैट अकाउंट नहीं है तो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। मतलब डिमैट अकाउंट इज नॉट कंपलसरी फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बट डिमैट अकाउंट इज कंपलसरी फॉर पीएमएस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोस्तों, आपको मार्केट वैल्यू पता करना है, मतलब लेटेस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जो भी पैसा निवेश किया उसकी लेटेस्ट वैल्यू इस समय क्या चल रही है वो पता करना है। तो वो आप कैसे करोगे? तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में वो पता करने के लिए सिंपल चीज़ होती है कि आपके पास में जितने भी यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, और एनएवी होती है, हर एक फंड की एनएवी होती है जिसे नेट एसेट वैल्यू बोला जाता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एनएवी अगर आप करोगे तो आपकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो निकल जाएंगी। तो आपको पता चल जाएंगे कि मेरा म्यूचुअल फंड में इतना पैसा आज के तारीख में है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय NAV, इससे मार्केट वैल्यू पता चलती है म्यूचुअल फंड की, आपने जो भी पैसा निवेश किया उसका। दूसरी तरफ अगर आपको पीएमएस की मार्केट वैल्यू पता करना है, मतलब पीएमएस की लेटेस्ट वैल्यू पता करना है, आपने जो भी पैसा पीएमएस में डाला है, 25 लाख रुपए आपने इनिशियल डाले थे, तो 25 लाख रुपए के कितने हो चुके, क्या वो 30 लाख रुपए हो चुके या 22 लाख रुपए हो चुके, 21 लाख रुपए हो चुके, जो भी है वो कितना है, वो अगर आपको पता करना है तो सिंपल उसके लिए आपको अपना डिमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डिमैट अकाउंट में आप जब देखोगे तो आपके डिमैट अकाउंट में जो जो शेयर है उनका क्या वैल्यूएशन है आज की तारीख में, वही आपका मार्केट वैल्यू रहेगा। और प्लस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ बैलेंस अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, कैश बैलेंस अवेलेबल हो सकता है। तो आपका जो डिमैट अकाउंट है उसका वैल्यूएशन, मतलब उसमें जो जो शेयर है उसका वैल्यूएशन, और प्लस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो कैश बैलेंस अवेलेबल है, दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप पीएमएस में देख सकते हो। पीएमएस का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको देंगे, जहाँ पे आप पीएमएस में पैसा निवेश करोगे, जो भी ब्रोकर के पास में आप पैसा निवेश करोगे तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास में जनरली होता है। नहीं भी है तो आप फोन करके डायरेक्टली कभी भी उनसे पूछ सकते हो कि मेरा बैलेंस इस समय क्या है। पीएमएस के केस में, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली जो पेरियोडिकल रिपोर्ट मिलेंगी आपको महीने में एक बार, उससे आपको पता चलता है। अब दोस्तों जो म्यूचुअल फंड होता है वो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में काम करता है, मतलब सेबी के जितने भी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे वो म्यूचुअल फंड पर लागू होते हैं, वो पीएमएस पर लागू नहीं होते हैं। अगर सेबी ये बोल रहा है कि आपका जो फंड है वो लार्ज कैप का फंड है, मतलब फंड का नाम लार्ज कैप है, तो आपके फंड में सिर्फ लार्ज कैप वाले ही शेयर होने चाहिए, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड को मानना पड़ेगा ये बात, जबकि पीएमएस में ये चीज़ लागू नहीं होती है। अगर सेबी ये बोल रहा है कि आपका जो पोर्टफोलियो, मतलब अगर मल्टी कैप पोर्टफोलियो है तो उसमें लार्ज कैप का 50% होना चाहिए अलोकेशन, 30% मिड कैप होना चाहिए, 20% स्मॉल कैप होना चाहिए, अगर इस तरीके से बोल रहा है तो ये भी म्यूचुअल फंड पर ही लागू होगा, पीएमएस पे लागू नहीं होगा। तो ये सारी जो बातें होती है, मतलब पीएमएस के जो फंड मैनेजर वो इंडिपेंडेंटली कोई भी शेयर क्लाइंट के अकाउंट में ले सकते हैं, उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में काम करना पड़ता है, बट जो सेबी के जो रूल्स हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर लागू होते हैं वो पीएमएस पर लागू नहीं होते। पीएमएस का जो फंड मैनेजर वो इंडिविजुअल है, हर एक क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो संभाल रहा है पीएमएस का फंड मैनेजर वो इंडिविजुअली संभाल रहा है, अलग अलग संभाल रहा है, अलग अलग क्लाइंट की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से संभाल रहा है। तो वहाँ पे सेबी के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लागू नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, पीएमएस के जो फंड मैनेजर होते हैं उनसे डायरेक्टली क्लाइंट बात कर सकता है। अगर मैंने पीएमएस में पैसा निवेश किया हूँ तो मैं डायरेक्टली पीएमएस के जो फंड मैनेजर उनसे बात कर सकता हूँ फ़ोन पर, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग उनसे बात कर सकता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट है, क्या है, सारी चीज़ें मैं उनसे डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल बात कर सकता है क्लाइंट पीएमएस के केस में, बट म्यूचुअल फंड के केस में दोस्तों ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आप फंड मैनेजर से बात नहीं कर सकते हो, नॉर्मली बात नहीं कर सकते हो। महीने में वो एक बार रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट जो होती है फैक्ट शीट, वो आप देख सकते हो, उसी से आपको पता चल जाता है कि आपका परफॉर्मेंस जो म्यूचुअल फंड का वो किस तरीके से है। बट डायरेक्टली जो बात करने की है, मतलब टॉकिंग करने की जो है, वो आप पीएमएस के केस में फंड मैनेजर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस जो होती है वो पीएमएस के केस में ज़्यादा होती है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखिए पीएमएस में कौन कौन सी फीस लगती है। सबसे पहले तो एंट्री लोड आपको देना पड़ता है पीएमएस में। जब भी आप पैसा निवेश करते हो, 25 लाख रुपए आप निवेश करो तो 25 लाख रुपए पे 1 से 3% तक एंट्री लोड आपको देना पड़ सकता है। 1%, 2%, 3%, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के ब्रोकर के पास में पैसा निवेश कर रहे हो, ठीक है। तो 1 से 3% तक आपको एंट्री लोड देना पड़ता है पीएमएस के केस में। ये हो गया पहला एक्सपेंस आपका। दूसरा होता है कि मैनेजमेंट फीस, ठीक है। जो भी फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं वो अपनी मैनेजमेंट फीस भी लेते हैं। वो मैनेजमेंट फीस भी 1 से 3% तक हो सकती है, जो भी आपकी पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है उस पर, ठीक है, उस पर आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों तीसरी फीस होती है प्रॉफिट शेयरिंग की। प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है कि 1% तक आपको प्रॉफिट शेयरिंग देना पड़ सकता है, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, एक प्रॉफिट जो रहेगा आपसे प्रॉमिस किया जाएगा, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 1% देना पड़ेगा। मान लो आपने 1 करोड़ रुपया पीएमएस में पैसा निवेश किया और आपसे प्रॉमिस किया गया था कि 20% हम आपको प्रॉफिट बनाकर देंगे, ठीक है। अब साल मतलब पर ईयर, ठीक है, अब साल में जो प्रॉफिट बना आपका वो 30% बना। 1 करोड़ रुपए 30% मतलब 30 लाख रुपए का प्रॉफिट बना। प्रॉमिस तो उन्होंने 20 लाख रुपए किया था, 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना, तो 10 लाख रुपए की जो अमाउंट रहेंगी उस पर आपको 1% देना पड़ेगा, जो कि रहेगा शायद 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा। मतलब जो भी प्रॉमिस किया जाएगा प्रॉफिट, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बन रहा है उस पर आपको 1% देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर होता है पीएमएस के केस में। इसके अलावा और भी जो चार्जेस होते हैं नॉर्मली जो हम ट्रेडिंग करते हैं, मेरा मान लो डिमैट अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं खुद जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे जो चार्जेस लगते हैं जैसे कि ब्रोकरेज लगता है, डीपी चार्जेस लगते हैं,
है ना, बाकी जो टैक्सेस लगते, ये जो चार्जेस लगते ये भी लगेंगे, साथ साथ ये भी लगेंगे। तो इतने सारे चार्जेस हमें पीएमएस के केस में देना पड़ता है, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसे कोई चार्जेस होते नहीं है। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली जब आप पैसा निवेश करोगे स्टार्टिंग में तो एक ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देना पड़ता है और फंड मैनेजर की फीस होती है, ठीक है, बट वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी आप पीएमएस के केस में दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके दोस्तों फीस स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड और पीएमएस का। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने पीएमएस को समझा, म्यूचुअल फंड को समझा, दोनों के डिफरेंस क्या है उसको समझा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, उस हिसाब से आप पैसा निवेश कर सकते हो। बट सिंपल एक तो यही चीज़ है कि जो एचएनआई लोग हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी है कि 25 लाख रुपए की। 25 लाख रुपए हर किसी के पास है नहीं। अब जिसके पास है नहीं, जो निवेश कर नहीं सकता है, तो उसे तो सोचना भी नहीं चाहिए पीएमएस के बारे में। अब जिसके पास में है, सिर्फ उन्हीं के लिए सोचने वाली बात है कि मैं पीएमएस में पैसा डालूँ या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डालूँ, ठीक है। तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि म्यूचुअल फंड तो आपके पास में होना ही चाहिए, भले ही आप एचएनआई कैटेगरी में हो या ना हो, म्यूचुअल फंड तो आपके पास में होना ही चाहिए। पीएमएस आपको लेना है या नहीं लेना है ये आप खुद सोच सकते हो। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।